Hello everyone, welcome to TechCube GA classes, Environmental Engineering Series, lecture number 39. We'll start with two-stage trickling filters today. Okay, so we'll start with efficiency of two-stage trickling filter. अभी तक में जो हमने देखा है trickling filters, वो सारे single stage trickling filters थे. Now we'll start with two-stage trickling filter today. तो अब अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा सेटअप कुछ ऐसा है कि वी हैव इनपुट फ्रॉम हेयर जो कि पीएसटी से आ रहा है, देन यू हैव फर्स्ट ट्रिकलिंग फिल्टर, देन सेकेंडरी क्लैरिफायर फॉर फर्स्ट वन, देन सेकेंड ट्रिकलिंग फिल्टर, देन सेकेंडरी क्लैरिफायर फॉर सेकेंड वन, एंड देन एफ्लुएंट फॉर डिस्पोजल और ट्रीटमेंट. अब हम ये कह रहे हैं कि दिस इज आवर फर्स्ट कॉम्बिनेशन, दिस इज आवर सेकेंड कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज टू. इस x की भी एफिशिएंसी होगी, इस y की भी एफिशिएंसी होगी. मतलब एफिशिएंसी जो मेरा टोटल एफिशिएंसी जो होगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑफ x एज वेल एज y. यहाँ पे हो क्या रहा है कि फर्स्ट जो हमारा सेटअप है, मतलब जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है x का, अब यहाँ पे x का जो कॉम्बिनेशन है जिसमें एक ट्रिकलिंग फिल्टर है, एक सेकेंडरी क्लैरिफायर है. ठीक है, अब सेकेंडरी क्लैरिफायर और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक या सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, ये सब सेम चीज़ है. सिमिलरली पीएसटी प्राइमरी सेटलिंग टैंक या प्राइमरी क्लैरिफायर, दोनों सेम चीज़ है. अब अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये ट्रिकलिंग फिल्टर और सेकेंडरी क्लैरिफायर, यहाँ से जो एफिशिएंसी मुझे मिल रहा है वो x है, और जो यहाँ से एक एफिशिएंसी मिल रहा है वो y है. ठीक है, तो हम जो फर्स्ट एफिशिएंसी, फर्स्ट सेटअप का जो एफिशिएंसी है, हम उसको टोटल ईटा 1 बोल रहे हैं. ठीक है, तो सेकेंड वाला जो कॉम्बिनेशन है, सेकेंड वाला जो सेटअप है, वो किसके लिए काम करेगा? अगर ऑलरेडी मेरा 100% एफिशिएंसी में से अगर ईटा 1% ऑफ एफिशिएंसी हो चुका है, काम हो चुका है, तो हमारा ये सेकेंड वाला कॉम्बिनेशन किसके लिए काम करेगा? 100 माइनस ऑफ n1, आई मीन ईटा 1, 100 माइनस ऑफ दिस x वैल्यू के लिए ही ये सेकेंड वाला कॉम्बिनेशन काम करेगा. सो आई कैन राइट दिस y क्या है? y वो एफिशिएंसी है that is total, मतलब 100% माइनस दिस x अमाउंट का जो एफिशिएंसी होगा, हम उसको कहेंगे फॉर द एफिशिएंसी ऑफ दिस y सेटअप. तो अगर हम इसको यहाँ अरेंज करें टोटल एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो ईटा 1 जो कि हमारा फर्स्ट सेटअप का कॉम्बिनेशन है, प्लस जो एफिशिएंसी है किसमें? सेकेंड सेटअप में, y सेटअप में. y सेटअप किसके लिए काम कर रहा है? 1 माइनस ऑफ ईटा 1, टोटल में से जितना हमारा ईटा 1 ने ऑलरेडी काम कर लिया, इनटू द एफिशिएंसी ऑफ ईटा 2, जो अब इसका ईटा 2 का एफिशिएंसी है, जितने परसेंटेज में इसने रिमूवल कर पाया है. इन दोनों कॉम्बिनेशन को मिला के हम कहेंगे कि ये हमारा टोटल एफिशिएंसी आया. ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कि स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है या हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है. स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर बोलूँ या स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर बोलूँ, वो सेम चीज़ है. अब यहाँ पे ईटा टोटल तो हमने निकाल लिया, ईटा 1. अच्छा हाँ, बात कर रहे थे हम फैक्टर्स की. हमने यहाँ पे अभी तक तो कुछ बताया नहीं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का 2 स्टेज है या हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का 2 स्टेज है, डिपेंडिंग अपॉन आवर आर का वैल्यू. जैसे हमारा आर बाय आई का वैल्यू होगा, उसी अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि वो मेरा स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है या हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है. ओके, तो अब ये हम कैसे निकालेंगे? ईटा 1 कैसे निकालेंगे और ईटा 2 कैसे निकालेंगे? ईटा 1 विल बी सेम एज हमारा जो एनआरसी का इक्वेशन था. थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा जहाँ पे कि हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, क्योंकि हम दोनों ही यूनिट्स को अलग अलग डिज़ाइन कर रहे हैं. इसको अलग डिज़ाइन कर रहे हैं, इसको अलग डिज़ाइन कर रहे हैं. दैट मीन्स इनके वॉल्यूम में डिफरेंस आ जाएगा. वॉल्यूम में डिफरेंस क्यों आएगा? क्योंकि हमारा जो ये स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ दोनों में अलग अलग जाएगा. ठीक है,
एफ सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड हमारा कैसा डिजाइन कर रहे हैं उस पर, कितना हम रिसर्कुलेशन को अब अलाउ कर रहे हैं, रिसाइकलिंग हम कितना अलाउ कर रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट है कि हमारा एफ का वैल्यू सेम है या नहीं। N2 में क्या डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे 0.0044 डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा 1, ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे दिस विल बी स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड के लिए जो इन्फ्लुएंट है, सेकेंड वाले के लिए जो इन्फ्लुएंट है, इनटू V2 F2। अब F1 और F2 सेम है या नहीं है, दैट डिपेंड्स कि कंडीशन क्या है, कितना हम सर्कुलेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अदरवाइज सिचुएशन यही है कि जितना हमारा फर्स्ट सेटअप में कितना रिमूवल हुआ है, उसमें से जितना बच गया है, जितना BOD कॉन्सेंट्रेशन बच गया है, जितना परसेंटेज का, हम उसी के लिए डिजाइन करेंगे सेकेंड वाला कॉम्बिनेशन, राइट। तो डिफरेंस आ जाएगा स्ट्रेंथ में, क्योंकि जो फर्स्ट में जो स्ट्रेंथ डील किया जाएगा वो ज़्यादा डील किया जाएगा। ऑब्वियसली अभी तक में कोई ट्रिकलिंग फिल्टर पे ट्रीटमेंट हुआ नहीं है, बट एक बार वो फर्स्ट ट्रिकलिंग फिल्टर में जो ट्रीटमेंट हो जाएगा तो दिस इज एक्सपेक्टेड कि सेकेंड वाला में ऑब्वियसली स्ट्रेंथ जो है वो घट जाएगा। तो यहाँ पे कब वॉल्यूम स्ट्रेंथ कमेगा तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम कम जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसके बेसिस पे और उसको समझते हैं। ये एक क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि वो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है। दिस इज डिजाइन अ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, दैट मीन्स आर की वैल्यू मोर देन 0 है, एफ तो 1 नहीं है। अब वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ। So design a high rate trickling filter plant to treat settled domestic sewage of 5 days BOD of 220 mg per liter for an average flow of 60 mld. Assume a peak factor of 2. Desired 5-day BOD of effluent is 10 mg per liter. Assume the recirculation ratio as 2 and 1 respectively. जो R/I है वो सेम नहीं है तो फिर F का वैल्यू सेम नहीं होगा, ठीक है। बहुत इजी है, अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है, टर्म समझ में आ रहा है तो कोई मुश्किल ही बात नहीं है। फिर इसमें खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद से डेटा लिखो, पहले डेटा को यहाँ से फिल्टर कर लो। डेटा को अगर यहाँ से फिल्टर कर लिया विथ यूनिट तो बहुत चीज़ें क्लियर हो सकती है। देखो यहाँ पे ये क्या हमने पहले क्या फिल्टर किया कि ये हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है, जहाँ पे कि R विल नॉट बी इक्वल टू 0, तो हमने देख लिया कि यहाँ पे R/I का अमाउंट दिया हुआ है। दिस इज सेइंग कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिकलिंग फिल्टर को ट्रीट करना है एक इन्फ्लुएंट जिसका कि BOD है 220 mg और जिसमें Q है सीवेज फ्लो अमाउंट जो है दैट इज एवरेज फ्लो अमाउंट 60 mld. So I'm writing YI is equal to 220 mg per liter and Q average Q as 60 mld, ठीक है। अब हम इसको 60 mld लिख रहे हैं एवरेज फ्लो के लिए, एवरेज फ्लो कंडीशन के लिए। यहाँ पे हमारे पास में एक पीक फैक्टर दिया है विच इज 2। ये इंटेंशनली हम लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली डाला है कुछ समझाने के लिए, थोड़ा वेट करो, पहले मैं डेटा लिख लूँ। Desired 5-day BOD is for the effluent is 10 mg per liter, ठीक है। Recirculation ratio R/I for first one is 2, R/I for second one is 1. Sorry. देखो क्या हो रहा है, मैंने बताया कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू हैव बीन गिवन विद एवरेज फ्लो ऑफ 60 mld एंड पीक फैक्टर एज 2। ट्रिकलिंग फिल्टर जब हम डिजाइन कर रहे हैं, जब हम ट्रिकलिंग फिल्टर की जो डिजाइन कर रहे हैं, तब ट्रिकलिंग फिल्टर का डायमेंशन विल बी डिसाइडेड और डिजाइंड इन कंसिडरिंग एवरेज फ्लो ऑफ सीवेज, एवरेज फ्लो कंडीशन ऑफ सीवेज। एवरेज फ्लो कंडीशन ऑफ सीवेज को संभालने के लिए ट्रिकलिंग फिल्टर को
डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर का डायमेंशन हम डिज़ाइन करेंगे एवरेज फ्लो कंडीशन के लिए। अगर इफ इट इज आस्क्ड कि पाइप, पंप, इनलेट ये सब डिज़ाइन करना है, तब हम डिज़ाइन करेंगे कंसिडरिंग दिस पीक वैल्यू, ठीक है। तब हम पीक फैक्टर लेकर डिज़ाइन करेंगे। पाइप, पंप, इनलेट इन सब को डिज़ाइन किया जाता है। जो पाइप, पंप, इनलेट लगा होता है ट्रिकलिंग फिल्टर यूनिट में, उसको डिज़ाइन किया जाता है कंसिडरिंग द पीक फैक्टर। बट ट्रिकलिंग फिल्टर को डिज़ाइन किया जाता है कंसिडरिंग एवरेज फ्लो कंडीशन, ठीक है। तो इस पीक फैक्टर को हेंस हम लोग अब यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब यूज कर लेना है। ध्यान देना है कि किस जगह पे यूज करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप पीक फैक्टर को यूज करके अगर कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब जो ऑप्शन मिलेगा वो भी रहेगा ऑप्शन में अवेलेबल, वो भी जो आंसर मिलेगा वो भी रहेगा ऑप्शन में अवेलेबल, और जो बिना इसको यूज किए बनाओगे वो भी ऑप्शन रहेगा अवेलेबल। सो ध्यान देना है कि हमें यूज क्या करना है डेटा में, ठीक है। तो अब हमारे पास में yi दिया हुआ है, ye दिया हुआ है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट एफिशिएंसी। तो अब जो एफिशिएंसी आएगा, सी यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो 5-day एफ्लुएंट एफिशिएंसी है। दिस इज नॉट मेंशनिंग एनी स्टेज ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। सो इफ इट इज नॉट मेंशनिंग एनी स्टेज ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, दैट मीन्स जो ये एफ्लुएंट है, बीओडी है, जिसका कि बीओडी कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है जिस एफ्लुएंट का, दिस इज फाइनल effluent concentration. So yi minus ye by yi, this will give you the total efficiency, जितना desired efficiency है इस 2-stage trickling filter का. So we can write that one as 220 minus 10 divided by 220 into 100. This I am getting as 95.45. एक बात और नोटेबल है कि यहाँ पे जभी भी when we want कि हमारा effluent BOD जो है that is less than 30 mg per liter, when desired effluent BOD is less than y is less than 30 mg per liter, high rate trickling filter, 2-stage high rate trickling filter is used. ये हम नोट में कर देंगे वापस, बट जस्ट फॉर राइट नाउ अगर ऐसा करके लिख सकते हो तो 2-stage high rate trickling filter का यूज किया जाता है तब जब when our desired effluent BOD is less than 30 mg per liter, ठीक है। So we have got this total efficiency. अब हमें क्या करना है, we need to find out each the volume of each trickling filter, क्योंकि हमें डिज़ाइन करना है। 2 ट्रिकलिंग फिल्टर है हमारे पास में, 2 यहाँ पे रिसर्कुलेशन का रेशियो दिया हुआ है, दैट मीन्स 2 ट्रिकलिंग फिल्टर है, 2 ट्रिकलिंग फिल्टर है मतलब 2 वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो आप वॉल्यूम कैसे निकालें? वॉल्यूम कहाँ हमें ज़रूरत पड़ता है? अभी पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा है ओवर ऑर्गेनिक लोडिंग रेट क्या होता है, Q into yi by V. This OLR, organic loading rate for first trickling filter, is assumed to be 0.8 kg per meter cube per day. Volumetric loading rate है, यहाँ पे यूनिट हमारे पास में वॉल्यूम का है. If we can equate this one with here Q into yi by V, तो हमें एक वॉल्यूम का यूनिट मिल जाएगा, मतलब वॉल्यूम हम यहाँ से निकाल सकते हैं. सो वी कैन इक्वेट दिस वन इज 0.8 इज इक्वल टू Q हमारे पास में गिवन है और Q इज 60 mld. एवरेज वैल्यू ऑफ Q इज 60 mld. mld में ही यूज़ करना है. यहाँ पे yi का वैल्यू है 220, ठीक है. इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम mld को मल्टीप्लाई कर रहे हैं mg पर लीटर से, और V हमारे को निकालना है.
So this V will be how much? 60 into 220 divided by 0.8. ये जहाँ यहाँ पे जो हमारा MLD है, this is becoming kg per day. 0.8 का यूनिट है kg मीटर क्यूब पर डे, राइट। तो यहाँ पे kg kg कैंसिल, डे डे कैंसिल, हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर पे जो है पर डे पर मीटर क्यूब करके है। दिस विल गो इन द न्यूमरेटर, ठीक है। तो हम V1 यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। V1 विल बी 60 into 220 divided by 0.8 which gives 16500 meter cube. We know कि 10 to power 4 meter square is equal to 1 hectare, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको अब हेक्टेयर मीटर में इसको चेंज करेंगे। सो V1 विल बी 16500 हेक्टेयर मीटर बाय 10 to power 4. So we can write this one as 165 हेक्टेयर मीटर। तो जो ये हमारा फर्स्ट वॉल्यूम था, फर्स्ट ट्रिकलिंग फिल्टर का जो वॉल्यूम है, दिस इज V1, ठीक है। अब ये V1 आ गया है, V1 मेरे पास में आ गया है, QYI मुझे पता है, F1 हम निकाल सकते हैं, राइट। F1 और F2 हम निकाल सकते हैं। दिस इज योर F1, दिस वन इज योर F2। अब F1 है हमारे पास में, तो क्या हम एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट सेटअप निकाल सकते हैं ना, एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट ट्रिकलिंग फिल्टर का निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी 100 by 1 plus 0.0044 root over Q into YI. So your Q is how much? 60. Y is 220, YI is 220 divided by V, we have got 1.65 into F1. What is the value of F1? 2.08, this one. रिसर्कुलेशन रेशियो हमें दिया हुआ है, उससे हमें रिसर्कुलेशन फैक्टर निकालना, ठीक है। सो इफ आई कैलकुलेट दिस वन, दिस N1 you will get as 78.575. Please check once. Check the calculation once. So we have V1 first trickling filter हमने डिजाइन कर लिया, उसकी एफिशिएंसी डिजाइन कर ली। Now we will move on to the designing of second trickling filter, ठीक है। So हमें पता था कि total efficiency is eta 1 plus 1 minus eta 1 into eta 2. Eta 1 we have got as 78.575. Total efficiency we have got as 95.45%. So from this equation I can find out the value of eta 2. So 95. यहाँ पे डेसिमल के टर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि हम 1 से माइनस कर रहे हैं, हम 1 को टोटल एफिशिएंसी मान रहे हैं। तो eta 1 will be written as 78.575 plus 1 minus N1 is how much again? 0.78575 eta 2, or you can write this one as 95.45 is equal to 78.575 plus 100 minus 78.575 eta 2। किससे भी कैलकुलेट करोगे eta 2 की वैल्यू सेम ही आएगी, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो आई एम गेटिंग eta 2 की वैल्यू एज 78.66, ठीक है। दिस इज द वैल्यू एफिशिएंसी ऑफ द सेकेंड ट्रिकलिंग फिल्टर। अब we have got eta 1, we have got eta 2, मतलब हमें दोनों ट्रिकलिंग फिल्टर्स की एफिशिएंसी मिल गई है। सो नाउ वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सेकेंड ट्रिकलिंग फिल्टर, राइट। eta 2 का वैल्यू मिल गया है, Q इंटू YI हम निकाल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट ट्रिकलिंग फिल्टर से इन्फ्लुएंट जा चुका है, एफ्लुएंट निकल चुका है, जो कि अब इन्फ्लुएंट बनेगा ट्रिकलिंग फिल्टर से, ठीक है। सेकेंड ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए जो अब इन्फ्लुएंट बनेगा, फर्स्ट
ट्रिकलिंग फिल्टर का जो एफ्लुएंट होगा वो सेकेंड ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए इन्फ्लुएंट बनेगा. सो वी नो कि हमारा जो ईटा 1 है दैट इज 78.575. दैट मीन्स जो बीओडी का रिमूवल हो चुका है फ्रॉम फर्स्ट ट्रिकलिंग फिल्टर से इज 78.575. तो जो रेस्ट हमारे पास में बीओडी है दैट रेस्ट बीओडी इज BOD for second trickling filter is 100 minus 78.575, right? Divided by 100. This much percentage of BOD is remaining. So 100 minus 78.575 divided by 100. This will what we get as this much amount of BOD is still remaining. So now strength of the influent of second trickling filter is, मतलब हम Q into YI निकालेंगे second trickling filter के लिए. So this will become 60 into 220 जो previous था उसका सिर्फ this percentage. ठीक है. Okay, so this one is for second trickling filter. So if we calculate, this will become 8.1 kg per day. This is the concentration, strength of the influent of second trickling filter. You have got the QI value, you have got the efficiency value. So I am directly writing the NRC equation, putting the values. यहाँ पे एक और चीज मैंने कहा था ऑब्जर्व करने के लिए कि यहाँ पे 0.00441 minus N1 which is 0.78575. रूट ओवर Q इंटू YI निकाल लिया हमने अभी 2828.1. वॉल्यूम V2 मुझे निकालना है और F2 रिसर्कुलेशन रेशियो फॉर सेकेंड ट्रिकलिंग फिल्टर इज 1 जिसका कि हमने F2 निकाला इज 1.65. राइट. अब V2 के कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आपकी. दिस यू विल गेट इन हेक्टेयर मीटर. सिर्फ कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है. जितना काम था काम यहाँ तक में हो गया है. जितना भी डिफरेंस आना था, जितना भी चीज़ों को कंसिडरेशन में लेना था हमने ले लिया है. अब ये सिर्फ लास्ट पॉइंट पे कैलकुलेशन ध्यान से करना. यू विल गेट दिस वन एज इन हेक्टेयर मीटर. अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ऐसी है, कंपेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो कि देखो यहाँ पे जब हमारा स्ट्रेंथ था 60 इंटू 220, राइट. 60 इंटू 220 दिस इज, अगर हम इसका सिर्फ QI निकाले तो यहाँ पे जो QI है पर फर्स्ट ट्रिकलिंग फिल्टर इज 13200 kg पर डे, है ना. ये ऑर्गेनिक ये लोडिंग पड़ रही है उस पे ट्रिकलिंग फिल्टर पे. ठीक है. 132 तो जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है देन द V1 इज रिक्वायर्ड फॉर दिस मच ऑफ लोडिंग इज 1.65 हेक्टेयर मीटर. अब देखो यहाँ पे अच्छे मार्जिन से स्ट्रेंथ घटा है क्योंकि ऑलरेडी 78% तक का रिमूवल कर दिया गया है. तो इसी मार्जिन से हमारा जो स्ट्रेंथ है वो घट गया है. घट के वो कितना हो गया 2828.1. तो अब जो वॉल्यूम आएगा वो ऑब्वियसली V1 से कम आएगा. सो V2 का वॉल्यूम विल बी लेसर देन V1. ठीक है. ये एक बार रिलेट कर लेना, दोनों को चेक कर लेना एक बार. So there are some important data that we need to know about standard rate trickling filter and high rate trickling filter, standard rate trickling filter और standard trickling filter. ठीक है. So पहला पॉइंट है उसमें HLR which is your hydraulic loading rate. Hydraulic loading rate और surface loading rate
और सरफेस ओवरफ्लो रेट, दे आर वन एंड द सेम थिंग। ये तीनों सेम चीज को ही रिप्रेजेंट करता है, विच इज फ्लो बाय सरफेस एरिया। यूनिट देखिए वो समझ सकते हो, यूनिट पे खास ध्यान रखना है। फ्लो इज मीटर क्यूब पर डे एंड योर सरफेस एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। सो इट बिकम्स मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ऑफ सिंगल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर, स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर सॉरी, इज 0.1 to 0.4 यूनिट एक साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का HLR इज 10 to 40। ठीक है, अब समझना, जस्ट बिकॉज की हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का लोडिंग रेट ज़्यादा है, इसके वजह से भी उसका एफिशिएंसी एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर कम हो जाता है। देखो हाई रेट में यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, दैट मीन्स कि इसके पास में टाइम कम दिया गया है ट्रीटमेंट करने के लिए। बट स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में ये स्टैंडर्ड रेट है, इसमें कोई रिसर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो ये एक स्लो प्रोसेस है कंपेयर टू हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक है, इसकी हाइड्रोलिक लोडिंग रेट भी कम है, इस पे टाइम भी ज़्यादा है। सो एफिशिएंसी ऑफ सिंगल स्टेज SRTF इज बेटर देन एफिशिएंसी ऑफ सिंगल स्टेज HRTF। ठीक है, अब बात करें अगर OLR की, तो OLR का जो यूनिट है, यूनिट शोज कि यहाँ पे क्या यूनिट है, ये kg मीटर क्यूब पर डे। सो OLR इज रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट, जिसको कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q into YI बाय वॉल्यूम। पर वॉल्यूम कितना अमाउंट ऑफ BOD स्ट्रेंथ को हैंडल किया जा रहा है, पर वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ BOD स्ट्रेंथ को हैंडल किया जा रहा है। सो kg पर डे का यूनिट कैसे बनेगा, MLD इंटू mg पर लीटर से बनेगा। ठीक है, और ये वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये दिख रहा है kg पर डे, जो कि आता है MLD इंटू mg पर लीटर करने से, और ये मीटर क्यूब है यूनिट वॉल्यूम का। तो दिस इज शोइंग वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट विच हैज यूनिट ऑफ kg पर मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, इसकी वैल्यू है SRTF के लिए 0.08, अगेन काफ़ी कम है, 0.08 to 0.32, एंड HRTF की है 0.32 to 1। ठीक है, थर्ड इज योर रिसर्कुलेशन। रिसर्कुलेशन मतलब हम रिसाइकल कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में रिसर्कुलेशन किया नहीं जाता। ठीक है, नहीं किया जा रहा है, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 0 SRTF के लिए। पर हमने बात किया था कि HRTF का एनीथिंग बट नॉट 0, इट हैज टू बी मोर देन 0, कुछ तो जा रहा है रिसर्कुलेशन करके। तो यहाँ पे जो अलाउेबल रिसर्कुलेशन है फॉर HRTF इज 0.3 to 0.5। ये रिसर्कुलेशन रेशियो की बात करी जा रही है, अमाउंट की बात करी जा रही है। ठीक है, अब फोर्थ इज योर डेप्थ इन मीटर। जब रिसर्कुलेशन की बात करी थी तभी हमने ये बात किया था कि वॉल्यूम ऑफ HRTF, volume of HRTF, high rate trickling filter required, is lesser than volume required in standard rate trickling filter. Standard rate trickling filter की वॉल्यूम ज़्यादा है, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की वॉल्यूम कम है, क्योंकि हमने उसमें रिसर्कुलेशन प्रोवाइड किया था, तो हमने ये देखा था। लेट मी गो टू दैट शीट अगेन। दिस वन, जब हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, दिस इज SRTF स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, दिस इज HRTF हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो हमने यहाँ पे देखा था इसके लिए, क्योंकि R का वैल्यू वॉज 0, सो F इज बिकमिंग 1। यहाँ पे R का वैल्यू इज एनीथिंग मोर देन 0, सो F का वैल्यू इज बिकमिंग मोर देन 1। तो वॉल्यूम अगर कंपेयर करूँ तो वॉल्यूम ऑफ SRTF is more and volume of HRTF is less। ठीक है,
सो वॉल्यूम अगर लेस है तो हम ये डिजाइन कर सकते हैं कि डेप्थ ऑफ HRTF विल बी अगेन लेसर. सो डेप्थ ऑफ HRTF is kept between 0.9 to 2.5 meters. ठीक है. डेप्थ ऑफ HRTF जो हमारा सर्कुलर टैंक है is kept between 0.9 meter to 2.5 meter, but depth of SRTF is kept between 1.8 meter to 3 meter. यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं कि वॉल्यूम रिक्वायरमेंट इन SRTF was more, so depth required for SRTF will be more. HRTF में वॉल्यूम रिक्वायरमेंट कम है, hence उसका जो डेप्थ है कम हो जा रहा है. अब देखो SRTF में मैंने बताया ये स्लो रेट है एज कंपेयर टू HRTF. इसमें लोडिंग रेट भी कम है एज कंपेयर टू HRTF. सो इफ आई कंपेयर सिंगल स्टेज SRTF, single stage SRTF and single stage HRTF. So efficiency of SRTF is better, is more than efficiency of HRTF. सिंगल स्टेज की बात कर रहे हैं. यहीं अगर मुझे एफिशिएंसी बढ़ानी हुई HRTF की तो हम 2 स्टेज HRTF लगाएंगे. सो नाउ 2 स्टेज HRTF विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी. जो सिंगल स्टेज की एफिशिएंसी के हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो सिर्फ सिंगल स्टेज ऑफ SRTF से कंपेयर कर रहे हैं. बट अगर हम HRTF की बात करें तो 2 स्टेज HRTF की बात करें तो 2 स्टेज HRTF has better efficiency. ये एक पॉइंट हुआ कि जब हम SRTF को ज़्यादा टाइम भी दे रहे हैं और कम लोडिंग भी दे रहे हैं. तो ज़्यादा टाइम और कम लोडिंग की वजह से एक और फैक्टर हो जाता है कि SRTF में, सिंगल स्टेज SRTF में, यहाँ पे while रिमूविंग carbonaceous BOD nitrogenous BOD can also be removed. In SRTF. लंबा ड्यूरेशन दे रहे उसको, तो लंबा ड्यूरेशन देने का मतलब ही है कि वहाँ पे ट्रीटमेंट बेटर होगा, मेरा बेटर एफिशिएंसी वो दे पाएगा. ठीक है. तो जब हम वहाँ पे जो BOD रिमूव करवा रहे, कार्बोनेशियस BOD के साथ साथ नाइट्रोजनस BOD का भी रिमूवल के चांसेस हैं सिंगल स्टेज SRTF. ठीक है. तो ये सब पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं. कुछ और पॉइंट्स है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी तक में जो हमने देखा उसी के पे बेस्ड हम कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं कि ट्रिकलिंग फिल्टर इज ऑलवेज डिजाइन फॉर एवरेज फ्लो रेट, बट पंप पाइप इनलेट सेक्शंस आर डिजाइन फॉर पीक फ्लो रेट. ये हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त भी देखा था कि यहाँ पे जब हमने फ्लो लिया था वाइल डिजाइनिंग द वॉल्यूम, तब हमने एवरेज फ्लो रेट को ही अज्यूम करके बनाया था, पीक फैक्टर को नहीं लिया था कंसिडरेशन में. एफ्लुएंट BOD नीड्स टू बी 30 mg पर लीटर. इफ एफ्लुएंट BOD जो हमारा डिजायर्ड BOD है, ये भी हमने क्वेश्चन में देखा, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया उसमें देखा कि जहाँ पे एफ्लुएंट BOD अपना लेस देन 30 mg पर लीटर रिक्वायर्ड है, वहाँ पे जो हम लोग ट्रिकलिंग फिल्टर यूज करते हैं दैट इज 2 स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. मोर रेट ऑफ फ्लो जहां पे हैंडल करना होता है, इफ मोर रेट ऑफ फ्लो इज देयर देन अगेन वी नीड टू इम्प्लीमेंट 2 स्टेज हाई रेट. ठीक है. जहां पे अगेन हाई ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ है, हाई ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है, अगेन सेम हम वापस 2 स्टेज हाई रेट
ट्रिकलिंग फिल्टर को यूज करेंगे। हमने अभी जस्ट यहाँ पे देखा कि जो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है वो सिंगल के लिए तो काफी, SRTF के लिए तो काफी कम है, HRTF भी सही हिसाब से ले रहा है, बट जहाँ पे हाई रेट है, जहाँ पे हाई लोडिंग कॉन्सेंट्रेशन है, वहां पे हम क्या करेंगे, मुझे यूज करना पड़ेगा 2 स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। अब देखो, जब हमने पहले ही कह दिया है कि सिंगल स्टेज या जो स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर है अपना, वो बेटर एफिशिएंसी देता है एज कंपेयर टू HRTF, जो सिंगल स्टेज HRTF, बट जो लोडिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो हम कम डाल सकते हैं, कम ही रख सकते हैं SRTF में ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो अब अगर हमारे पास में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लोडिंग है, ऑर्गेनिक लोडिंग है, तो हमें कुछ तो ऑप्शन चाहिए ना उसको ट्रीट करने के लिए। Then we will move on to the next option, which is our 2-stage high-rate trickling filter. अब this has better efficiency than your standard trickling filter. ठीक, टाइम भी कम लग रहा है, टाइम का भी सेविंग कर सकते हैं हम, प्लस एफिशिएंसी भी बेटर दे सकता है वो सिंगल स्टेज स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर से। Okay, so efficiency of single stage high rate trickling filter is less than standard single stage standard high rate trickling filter। अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूँ तो HRTF efficiency of HRTF is less than efficiency of SRTF। दोनों ही सिंगल स्टेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इन पॉइंट्स पे क्वेश्चंस आए हैं, इसीलिए मैंने इन पॉइंट्स को अलग से लिखवाया है। वैसे हमने इन पॉइंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं। ओके, सो दीज आर ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। मतलब जहाँ ट्रिकलिंग फिल्टर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं वहाँ पे जनरली वी एनकाउंटर विद ऑल दीज 3 प्रॉब्लम्स, जिसमें कि फर्स्ट प्रॉब्लम इज पॉन्डिंग प्रॉब्लम। मतलब ड्यू टू हैवी ग्रोथ ऑफ एल्गी इन द टैंक क्या होता है, वाटर का एक्यूमुलेशन चालू हो जाता है, वाटर जमा होना शुरू हो जाता है, वाटर पास नहीं कर पाता है उसमें से। तो वाटर जैसे भरना शुरू हो जाता है बट पास नहीं हो पा रहा है, कंटिन्यूस उसमें वाटर तो जा ही रहा है बट वो पर्कोलेट नहीं कर पा रहा है, तो हमारे पास में पॉन्डिंग का प्रॉब्लम हो जाता है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ एल्गी। अब दिस ग्रोथ ऑफ एल्गी कैन बी स्टॉप्ड एंड कैन बी किल्ड बाय क्लोरिनेशन। So this ponding problem can be solved by doing chlorination or by using copper sulfate। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन। सिमिलरली अब ऑर्डर क्यों हो रहा है, ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमारे पास में ऑर्गेनिक मैटर है, हमने वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कराना है, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है, वहाँ पे बायोमास है। तो जहाँ पे ऐसा बैक्टीरियल यहाँ पे जहाँ पे फेनोमेना चल रहा है वहाँ पे तो ऑर्डर हो गई, प्लस अब जहाँ पे बैक्टीरिया भी है और ऑर्गेनिक मैटर भी है तो साइमल्टेनियसली वहाँ पे वो फ्लाइज को भी अट्रैक्ट करेगा। ऑर्गेनिक मैटर है तो वो फ्लाइज को भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऑर्डर और फ्लाई दोनों का ही प्रॉब्लम ट्रिकलिंग फिल्टर में होता है। ऑर्डर कैन ऑल्सो बी चेक्ड और कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय क्लोरिनेशन। जो ये फ्लाई न्यूसेंस है जिसको कि हम साइकोडा भी बोलते हैं, तो ये फ्लाई न्यूसेंस जो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है ट्रिकलिंग फिल्टर में, दिस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, अब इंसेक्टिसाइड्स और एक इंसेक्ट रिपेलेंट है एक और, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है गेट का, गेट 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है एक, जिसमें कि इट हैज बीन आस्क्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट मेथड हैज इनहेरेंट प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर, बॉन्डिंग एंड फ्लाई न्यूसेंस। यहाँ पे ही प्रॉब्लम अभी जस्ट डिस्कस किया हमने। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर प्रोसेस। ठीक है, तो किस ट्रीटमेंट यूनिट का क्या ऑपरेशनल प्रॉब्लम है उसे भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। प्रीवियस में भी बल्किंग एंड राइजिंग ऑफ स्लज पढ़ा ही होगा,
यहाँ पे जो चिकलिंग फिल्टर पे जो प्रॉब्लम है दैट इज ऑर्डर बॉन्डिंग एंड फ्लाई न्यूसेंस, इस पे केट पे क्वेश्चन आया था 2003। ठीक है, सो मैंने एक होम असाइनमेंट दिया था आपको कंप्लीट करने के लिए। आई गेस इसका भी आंसर आपने निकाल लिया होगा, V2 का एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर लिया होगा करेक्टली। ओके, ये मैंने आपको होम असाइनमेंट दिया था, राइट। यहाँ से हमें इस क्वेश्चन में डेप्थ एंड वॉल्यूम निकालना था, एफिशिएंसी ऑफ फिल्टर निकालना था एंड एफ्लुएंट BOD निकालना था। सो we'll see this one by one. Okay. तो हमारे पास में SLR है विच इज 2500 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर एंड हमारे पास में ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है विच इज 175 × 10⁴ मिलीग्राम्स पर डे पर हेक्टेयर मीटर। तो हमें SLR में हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास में एरिया है, यहाँ पे हमारे पास में हेक्टेयर मीटर में वॉल्यूम है। we'll see this one by one. So यहाँ पे हमारे पास में SLR है which I can write as Q by surface area. Q by surface area that means हमारा Q यहाँ पे क्या है 2500 L per day लीटर पर डे, और यहाँ पे हमारे पास में OLR है which is Q into Y by YI by volume, जिसका की वैल्यू हमारा 175 × 10⁴ ग्राम पर डे है। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे kg में, सो आई विल गेट 1750 kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लेंगे, kg पर डे हेक्टेयर मीटर। अब this is how much, this is Q into YI by V. I need to find out the value of V, so Q into YI, and now I need the value of Q which is 6 and YI is 150, so 1750, so 6 into 150 डिवाइडेड बाय ये, अब ये MLD में है 6 हमारा 6 MLD में है, ये mg पर लीटर में है, दोनों मल्टीप्लाई होगा kg पर डे बन जाएगा। तो सेम यूनिट है इसका भी, kg पर डे पर हेक्टेयर मीटर, और यहाँ पे भी यूनिट है kg पर डे। दिस बोथ यूनिट विल बी कैंसल्ड, दिस विल कम टू द न्यूमरेटर, सो वॉल्यूम व्हाट आई विल गेट एज 0.5142 हेक्टेयर मीटर। ठीक है, अब मुझे इसे करना है अगर मीटर क्यूब में, तो मैं 10⁴ से इसको मल्टीप्लाई करो, आई विल गेट 1542 मीटर क्यूब। ठीक है, नाउ हम चेक करते हैं कि SLR में क्या दिया होता है। सो SLR इज 2500 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे अब हमारा Q क्या है, इस Q को, ये Q हमारा MLD में दिया हुआ था, इस Q को नाउ आई नीड टू चेंज इन लीटर, क्योंकि यहाँ लीटर में दिया हुआ है। दिस इज 6 × 10⁶ लीटर पर डे, सेम थिंग, एक ही बात है। सो आई एम राइटिंग दिस वन एज Q बाय सरफेस एरिया, मतलब यहाँ पे Q आएगा और यहाँ पे मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, so this Q is, I can write this one as area is equal to 6 × 10⁶ divided by 2500, यहाँ पे ये लीटर पर डे है पर मीटर स्क्वायर, दिस वन इज लीटर पर डे, दोनों का यूनिट कैंसिल, दिस मीटर स्क्वायर जो यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर में है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में,
So I will get this value as 2400 meter square. Now I have got this volume thing. मुझे यहाँ कहा गया था वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम मैंने निकाल दिया. और now I need to find out the depth. So depth will be volume by area. Volume is 5142 meter cube. Area is 2400 meter square. This can cancel to एक बच जाएगा m, जो कि हमारा यूनिट फॉर डेप्थ हो जाएगा. So 5142 divided by this, I am getting depth as 14 meters. हाँ, 2.14 meters. तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन प्रॉब्लम था मेरा, ये तो मैंने सॉल्व कर. Now I need to find out the efficiency of filter using the NRC equation. अब NRC equation फिर से हमारे पास में ट्रिकलिंग फिल्टर में और कुछ है ही नहीं, एक ही चीज है, उसी के कुछ एलिमेंट्स है, उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो एफिशिएंसी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेंगे तो बाकी उसके एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे. जिस तरीके से हमारे पास में प्रॉब्लम दिया हुआ है, हम वैसा अप्रोच करेंगे उसको. पी एफ, अब हमें चाहिए एफ की वैल्यू. इफ वी हैव एफ का वैल्यू, this is a standard trickling filter. That means your R by I is equal to 0, so F is equal to 1. एक बात और, स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर में क्योंकि हमारा यहाँ पे जो लोडिंग रेट होता है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, हॉट लोडिंग रेट यहाँ पे जो होता है हमारा कम होता है. जो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट होता है, हमने यहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे भी देखा था हमने कि हाइड्रोलिक लोडिंग रेट जो होता है स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर का काफ़ी कम होता है. सो जस्ट बिकॉज कि इसकी स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर की हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कम रहती है, इस जगह पे जो हम लोग कार्बोनेशियस बीओडी का तो रिमूवल होता ही होता है, नाइट्रोजेनियस बीओडी का भी रिमूवल होता है. वो ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि एफिशिएंसी ऑफ SRTF इज बेटर देन सिंगल स्टेज HRTF हाई रेट का. ओके, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ F. अब आपके पास में ये सारा ही वैल्यू है, एक्चुअली सिर्फ कैलकुलेशन की बात है. अब सॉल्व कर लिया है तो वेरी गुड. यू नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. जितने ज़्यादा क्वेश्चन से भिड़ोगे उतना ज़्यादा क्लियरिफिकेशन मिलेगा, उतना ज़्यादा बेटर कॉन्सेप्ट गेन कर पाओगे. So 6 into 150. 6 into 150. Solve all previous year questions. Test series join कर सकते हो, जो take your faculties का भी test series है. You can join that test series as well. Free है, available है. But कैसे भी प्रिपरेशन छोड़ना नहीं है. बहुत सारे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो. कुछ और क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के, तो वो भी करो. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर एफिशिएंसी बढ़ेगी. So I'm getting efficiency as 6 into 150. Let me recheck. Divided by, oh, यहाँ पे एक चीज देखो मैंने क्या लिखा है, 15142. 5142 लिख दिया मैंने मीटर क्यूब को देख के, बट हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, यूनिट हेक्टेयर मीटर में. सो हेक्टेयर मीटर में हमारा जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आया था वो कितना आया था, 0.5142. सो this is 0.5142.
कहाँ गलत हो जा रहे हो, कहाँ दिख रहा है कि ये आंसर नहीं हो सकता है, ये मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही समझ में आ सकता है। सो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ 84.45. This is the efficiency of trickling filter standard rate as per the given data we have over here. So C में पूछा है BOD of effluent. Influent BOD दिया हुआ है, effluent BOD निकालना है. So theta is equal to yi minus ye divided by yi into 100. Influent BOD दिया हुआ है, effluent BOD निकालना है. क्या बड़ी बात है इसमें, इजीली सॉल्वेबल है. ठीक है, सो ye की वैल्यू आ रही है 23.325 mg पर लीटर. ऑब्वियसली बिना यूनिट का तो कोई आंसर लिखना ही मत, बिना यूनिट समझे तो आंसर और सॉल्यूशन मिलने भी नहीं वाला. चेक कर लेना, हमेशा यूनिट को चेक करो. यूनिट चेक करने से कई बार आंसर चेक कर सकते हो. ठीक है, सो बाय दिस आई कैन से कि ट्रिकलिंग फिल्टर के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया गया है. न्यूमेरिकल्स कुछ प्रैक्टिस कर लिए गए, कुछ आप प्रैक्टिस करो अपने से. इससे ज़्यादा वेरिएशन गेट में नहीं आया है. गेट में वैसे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आए हैं इसमें से वो जब कन्वेंशनल क्वेश्चन आते थे तब आते थे ये सब क्वेश्चंस. अभी थियोरेटिकल क्वेश्चन, जैसे मैंने एक ऑप्शनल क्वेश्चन दिखाया वैसे ही क्वेश्चन आया है रिसेंट ईयर्स में. बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. ईएस में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कन्वेंशनल्स भी, ऑब्जेक्टिव्स भी. तो अगर ईएस में ईएस के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर्स के भी ईएस के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करो, जरूरी है. तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करो.